प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और उनके कुछ आदर्श की परिकल्पना की थी और उसी के चलते 1966 में प्रेस परिषद के लिए सोचा गया और 16 नवंबर यानी कि आज के दिन 1966 में उसका अमलीकरण भी किया गया और तभी से लेके आज तक ये प्रेस दिवस मनाया जाता है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सूचना एवं प्रसार सचिव परम आदरणीय मीर वर्धन सर यहाँ पर उपस्थित है। उनका मैं विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। डेप्यूटी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी से हरविंदर सर और आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं विभाग की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। हमारे पत्रकार और उनके सब सहयोगी आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज नेशनल प्रेस डे पे हमारे एक बड़ी शॉर्ट निमंत्रण पे आप लोग यहाँ पे आए और इस फंक्शन का आपने मान बढ़ाया। और ये फंक्शन ये आपके जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, जो आप एक दर्पण के जैसे आप जो आपका रोल है आप अच्छे से निभा रहे हैं दमन एंड दीव दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक छोटा सा जेस्चर है कि आप हम लोग इकट्ठे हुए। और आज की सभा में आज का जो टॉपिक है जर्नलिज्म एथिक्स एंड चैलेंजेस इन डिजिटल एरा, सर ये दिल्ली से ही सर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये थीम रखा है इस साल का। तो इसके बाद सर एक ओपन डिस्कशन भी किया जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, ताकि जो विचार विमर्श है मीडिया के अपने लोगों कर्मचारी और मीडिया के जो एसोसिएटेड लोग हैं वो इस पे विचार विमर्श करके इस कार्यक्रम को एक पॉजिटिव अप्रोच के तहत उसको बनाया जाए। तो सर इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मनीष जी को वापस मंच का प्रचलन करने के लिए सबको नमस्कार। और आज उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। करियर में ये पहली बार मैंने ऐसे नेशनल प्रेस मीट में मैं उपस्थित होकर मैं बात कर रहा हूँ और मुझे पहला मौका भी मिला है कि एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनने के लिए, और जिससे मुझे भी बहुत अनुभव अभी हो रहा है कि आपका महत्वपूर्ण क्या है और आपको कितना इज्जत करना चाहिए। ये इस जर्नलिज्म के बाद में मेरे को कुछ पुराने यादें भी आते हैं। जब मैं स्टूडेंट था ना, तभी मैं भी न्यूज़पेपर्स के मैं लेटर्स टू एडिटर लिखता था और कुछ आर्टिकल्स भी लिखता था। और मेरे जो कुछ व्यूज में जो एक्सप्रेस करता था ना, आर्ग्यूमेंट्स होते थे मेरे मित्रों के साथ। वो बोलते थे कि नहीं तुम ऐसा लिखना चाहिए था, वैसा लिखना चाहिए था, ये गलत है। तो मैं बोलता था कि ये मेरी दिस इज माई व्यू एंड देन आई हैव अ राइट टू से सो। यही है इसमें जो जर्नलिज्म की जो स्पिरिट है कि यू हैव द राइट टू गिव योर व्यू पॉइंट। तो लेकिन उसके बाद मेरी उसकी जो एंथुजियाज्म जो था ना वो तो गया, क्योंकि बाद में हम सरकार में ज्वाइन हो गए हैं और तो उस ऐसा मौका हमको मिलता नहीं वो ऐसा व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मुझे आशा है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद हम फिर जर्नलिज्म करेंगे तो बिकॉज वो जो क्वालिटी ऑफ राइटर जो है ना वो जाता नहीं है, तो वो हमेशा रहता है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ बैठ के थोड़ा बात करने के लिए। और आप जैसे आपको आज बोला गया है कि हमारा जो डेमोक्रेसी में आप फोर्थ पिलर है, और इस फोर्थ पिलर में आपका जो महत्वपूर्ण है वो हम समझा सकता है। लेकिन जो है डेमोक्रेसी में जितना भी फ्रीडम होता है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तो ये जो फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बैलेंस रखने का है ना, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज द बिगेस्ट चैलेंज। एंड ये जो अभी ये जो चैलेंजेस में जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है ये सब इसमें आता है। हाउ डू वी रिमेन रिस्पॉन्सिबल वाइल एक्सरसाइजिंग आवर फ्रीडम। और जहां भी कुछ इंटरफियरेंस हुआ है मैं एग्जीक्यूटिव से, और उस जब जैसे वो इंटरफेरेंस होता है जुडिशियरी ने आपको मदद में आया।
किया है, जहां आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड किया है। तो ये सब तो ये हमारा इतिहास ऐसा है कि मेरे को बहुत मेरी आई शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस कंट्री एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मैं बोल सकता हूं। आज ये जो टॉपिक जो है जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड चैलेंज, इसमें हमको समझा जाता है कि अभी तो हर साल में इतना टेक्नोलॉजी आ रहा है कि जो जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं और पब्लिक कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये तो चेंजेस हो रहा है और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हम कैसे हम मोरालिटी हम रिटेन करें और एथिक्स कैसे रिटेन करें और उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिटेन करें, तो इसमें बहुत चर्चा की बात है और ये तो शायद नेवर एंडिंग होता है। बट मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट थिंग मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ओपन डिस्कशंस, डिबेट्स, एक्सप्रेशंस होना ही चाहिए और जो फ्रीडम जो प्रेस के साथ है वो तो प्रेस एंड मीडिया जो है इसके रहना ही चाहिए। मेरी जो इसका जो आज जो सुबह ये जो दिया का चलन जो किया है आज सुबह, मैंने सब लोगों को मैं बुला के दिया जलाया, मैंने एक ही गवर्नमेंट की तरफ से किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस सबसे कमी होना चाहिए। तो यही है इसका मेरा मतलब है। तो अगर हम ही सब गवर्नमेंट लोग आगे उधर दिया जलाए तो उसका मतलब अलग होता है। तो मेरी इसी का जो मीनिंग है, जो मैं सबको बुला के तो आपको जो आपकी जो कर्तव्य है आप करने का है और गवर्नमेंट कितना कम इंटरफेयर करे वही सच्ची है। तो ये दो तीन शब्द आपके शेयर करने को मेरे को मौका मिला है और ये जो अभी जो चर्चा होने वाला डिबेट आप सब पार्टिसिपेट कीजिए एंथुसियास्टिकली और इसमें से जो निकलेगा आई थिंक वी शुड रिकॉर्ड व्हाट दे आर सेइंग, उसका रिकॉर्ड करके जरा हम मेंटेन करना चाहिए ताकि हम उसका विचार share those things with other people also. So ये आप हरमिंदर यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। सो मैं फिर एक बार मैं सबका एक हार्दिक अभिनंदन करके इस अवसर पर मेरा शुभकामनाएं पे व्यक्त करते हुए मैं नमस्कार और धन्यवाद बोलता हूँ। फंक्शन का थोड़ा बहुत कम टाइम प्रतिवादी की बाद ही ये एकदम से आया कि ये फंक्शन है तो सर वीरवर्धन सर का ये था कि हम एक डिस्कशन करें आपस में, ताकि मतलब रोजमर्रा के काम में तो हम लगे रहते हैं कि हाँ भाई किसकी क्या वो है, आप सारा दिन तो बिजी भी रहते हैं। तो ये एक मौका है कि हम प्रेस डे मना रहे हैं तो हम एक टॉपिक जो नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा है उसका दमन एंड दीव में भी उसका एक चर्चा होनी चाहिए और वो टॉपिक जो है वो है जर्नलिज्म एथिक्स एंड चैलेंज इन डिजिटल एरा। तो इसका थोड़ा ब्रीफ मैं अगर बोलना चाहूँ कि जो डिजिटल एरा जो अभी नए साधन आए हैं जिनसे, क्योंकि आगे जो न्यूज़पेपर का मीडियम होता था वो बहुत ही लिमिटेड होता था और उसकी रीच भी एक लिमिटेड उस पर होती थी, लेकिन अभी जो नए मीडियम आए हैं जैसे फेसबुक है और जो इंटर न्यूज का वो होता है उससे नए चैलेंजेस को भी बढ़ावा मिला है। तो मोटे मोटे जो चैलेंजेस मेरे को जो लग रहे हैं कि जैसे कॉपीराइट इशू है, आगे इस तरह के इशू कम होते थे क्योंकि न्यूज एक बार डिसेमिनेट हो जाती थी, उसका टाइम नहीं मिलता था उसको कॉपी करके वो करने के लिए। आजकल क्या है, कॉपीराइट इशू अगर आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है, आपने इंटरनेट पे डाल दिया है, वो कंटेंट को बड़ा इजीली कॉपीराइट का वायलेशन किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया जर्नलिज्म में कि आप बड़ी मेहनत करके आपने एक स्टोरी कोई लिखी है, लेकिन उसका कॉपीराइट अगर आप करवाना भी चाहें तो वो करवाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और दूसरे इश्यूज हैं जैसे राइट टू प्राइवेसी है, अभी डिजिटल एरा में अभी बहुत कुछ डिजिटली चल रहा है, फोटोज का जो है वो भी, उसमें भी क्या हो सकता है कि किसी की प्राइवेसी आप बिल्कुल इजीली आप उसको वो कर सकते हो, किसी का ईमेल हैक जो नए नए टूल आए हैं, तो जो आपका जो एक आपकी प्राइवेसी प्लस एक सिटीजन की जो अपनी प्राइवेसी है उसके लिए भी इन सब ने चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। हरिंदर सिंह जी और मेरे प्रेस के मित्रों, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी तीनों भाषा के पेपर में मैं काम करता हूँ, इसलिए भाषा में अशुद्धि हो सकती है तो पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, तकनीकी और डिजिटल युग के कारण पत्रकारिता में काफी बदलाव हुआ है। ऐसे में चुनौतियों के साथ हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है। आज स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के कारण हर कोई अपने आप को पत्रकार से कम नहीं समझता है। जहां भी कुछ दिखा मोबाइल में रिकॉर्ड किया और डाल दिया सोशल मीडिया पर। उस व्यक्ति के लिए कोई भी आचार संहिता नहीं है, परंतु हमारे लिए अनेक आचार संहिता है। हमें उस खबर को वेरीफाई करना पड़ता है,
ऐसे में हमारे लिए चुनौती भी है और जवाबदारी वाला काम भी है। मुझे याद है वर्ष 2003 पुल दुर्घटना, पुल टूटने के बाद फायरिंग में 2 व्यक्ति की मौत हुई थी। उस समय जी न्यूज के रिपोर्टर नीलेश जोशी ने दिल्ली फोन करके बताया कि यहाँ फायरिंग में 2 व्यक्ति की मौत हुई। तो दिल्ली से सीधा बोला कि आप पहले वेरीफाई कीजिए, ऑफिसर को फोन कीजिए, उसके बाद हम रेटिंग करेंगे। तो नीलेश जी ने बरोबर एआईजी से मिले, बात की, वेरीफाई किया, उसके बाद तो न्यूज रिलीज हुआ। तो कहने का मतलब है कि कोर्ट करना भी जरूरी है, इससे समाचार में विश्वास बढ़ता है। आज डिजिटल युग में कोर्ट करने का समय भी नहीं रहता, जल्दी से जल्दी समाचार प्रसारित करने के चक्कर में जो मिला वो डाल देते हैं। डिजिटल युग में पत्रकारिता सरल भी हुई है, पहले तार, फैक्स, मेल और सीधा स्मार्टफोन से लाइव होने लगा है। समाचार की मैं बात करूं तो पाठकों और समाचार देने वालों की अपेक्षाएं बढ़ गई है। जिन नेताओं या विभाग के अधिकारियों का न्यूज, उनको बड़े फोटो और सुंदर और हेडिंग में नाम चाहिए और पाठकों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। कई कार्यक्रम के आयोजक भी बोलते हैं कि ज्यादातर समाचार में केवल चीफ गेस्ट का कवरेज आता है, चीफ गेस्ट जो बोलते हैं वही खबर न्यूज बनती है, परंतु कार्यक्रम या शिविर में कितना काम हुआ उससे संबंधित जानकारियां रह जाती है। सर, दमनपुरी प्रशासन और प्रेस के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव है, समाचार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। मेरा निवेदन है कि कोई भी घटना बने तो प्रेस का फोन उठाए और सही जानकारी से अवगत कराए, ताकि आधी अधूरी जानकारी लोगों के बीच नहीं पहुंचे। प्रेस डे पे एक बार मैं फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे दोस्त मित्र है सर पत्रकार सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज जो डिजिटल मीडिया के अंदर है वो ये है कि कोई घटना घटती है, जैसे प्रदीप भाई ने कहा, तो किसी अधिकारी ने फोन उठाते नहीं है, कोई जवाबदारी देता नहीं है, कोई जवाब देता नहीं है, जिससे हम लोग जो डिजिटल वाले जो है वो काम नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन लाया जाए। पत्रकार मित्रों ने प्रेस डे मुबारक। તમે અમારો તો અનુભવ ઘણો રહ્યો, તેમાં ઘણી તકલીફો આવી। અત્યારે તમારા માટે મોટી તકલીફ છે આ ડિજિટલ થયું એની, કારણ એકદમ ફાસ્ટ ન્યૂઝ રિલીઝ કરવા પડે। એવા સમયે તમને જો કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર દાખલ થવા ન દે તો તમારી પાસે માહિતી અધૂરી રહે, અને અધૂરી માહિતી આપવી એ પણ બરાબર નથી। આવા સમયે પ્રશાસને વિચારવું જોઈએ કે પ્રેસને ક્યાં પણ રોકવા નહીં જોઈએ, અને એ ન્યૂઝ લઈ લે પછી તમને એવું લાગે કે કંઈક ખોટું આવી રહ્યું છે તો એ સેન્સર કરી દે, પણ એને રોકવા નહીં જોઈએ। એટલે પ્રશાસન આ બાબતમાં ખાસ ધ્યાન આપે તેવી અમારી વિનંતી છે કે ડિજિટલના અંદર તમે વોટ્સએપ, ફેસબુક, ટ્વિટર આના અંદર ગમે તેવા સમાચારો આવી જાય। હવે એની સચ્ચાઈ કેટલી છે એ સામાન્ય પ્રજા તારવી નહીં શકે, કારણ કે એના પર કોઈ નિયંત્રણ નથી। જ્યારે પ્રિન્ટ મીડિયાના અંદર એવું છે કે તમે લખો અને તે વાંચો, એક દસ્તાવેજ બની જાય છે, કારણ કે પ્રિન્ટ મીડિયા એક ડોક્યુમેન્ટ્સ જ છે। એટલે પ્રિન્ટ મીડિયાએ ઘણી બધી આચારસંહિતા રાખવી પડે, કારણ કે સમાચારોની સચ્ચાઈ, એના સોર્સ, એના ગોપનીય દસ્તાવેજો આ બધું એને સાચવીને રાખવું પડે છે। જ્યારે ડિજિટલના અંદર તમે કંઈ પણ કંઈ મળ્યું અને તે સનસની સર્જવા માટે એને એ તરતું મૂકી દેવામાં આવે છે। જો કે આના પર બચવું જોઈએ, અને હું તો એવું માનું છું કે પ્રશાસને પણ અને સરકારે પણ થોડો કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ। राष्ट्रीय नेशनल प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो बहुत ही ज्यादा इस मतलब इसलिए में देखा जाए तो अभी नई आई हूँ, मेरे से सीनियर बहुत लोग हैं। एक बात है डिजिटल वाली जो बात उठ रही है, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो एक तरफ से हम अगर पहले दशकों की बात करें तो पहले जो राजनीतिक पार्टियां थी जब चुनाव लड़ती थी उस समय उनकी जो सलाहकार होती थी कि जनता का फीडबैक क्या है और प्रशासन का फीडबैक क्या है, उसमें पत्रकार ही उनकी मुख्य सलाहकार थी। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती थी उनका जो जन नेता होता था उसकी सही बात पत्रकार ही जनता तक पहुंचा सकते थे, और जनता की जो एक मेन पॉइंट उनको पता रहता था कि आप जीत सकते हैं, आपकी ये मतलब फीडबैक क्या है, प्रशासन का फीडबैक क्या है, ये पत्रकार को ही मालूम होता था। इससे ज्यादा राजनीति में पत्रकार क्या है, जनता के बीच से आता है, वो जनता के बीच में घूमता है, फील्ड में रहता है, तो उसे पता रहता है। पर अभी क्या हो गया है डिजिटल में एक तो सबसे पहले जो कि प्रदीप भाई ने और हमारे मुकेश सर ने बोला
कि डिजिटल में कुछ रोक टोक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फेसबुक पर कुछ भी कमेंट कर दिया जाता है। एक आजकल अच्छा शब्द चला है वायरल, और जिस पर अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही ज्यादा मतलब हर कोई लगी हुई है ना, एक टारगेट बना के रखा है, ये वीडियो वायरल हो गया है और ये सच्चाई कितना हकीकत है, कितना फसाना है, इस तरह से ये सब चल रहा है। पर इस पर थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए, जो कि प्रचार विभाग है, इस पर ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब जनता तक एक सही और सटीक बात जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन दो, आप तो हर रोज हमारे साथ इंटरेक्शन में रहते ही हैं, आपको पता है कि यहाँ पे सब लोग अपने लेवल पे तो सब लोग इतने बिजी हैं कि मतलब आप अगर सोचो कि एकदम से कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, वो भी एक प्रैक्टिकली पॉसिबल अप्रोच नहीं है। उनको हमें भी थोड़ा नीचे से इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, किसी को जाके अगर कुछ फील्ड में हुआ उसको वेरिफिकेशन करके देना पड़ता है। तो ये एक हमारी तरफ से प्रैक्टिकल प्रोग्राम, लेकिन ये एक इस विचार में से ये चीज निकल के आई है कि स्पीड ऑफ जो डिजिटल एरा की वजह से जो स्पीड ऑफ न्यूज है ना वो बहुत जल्दी हो गई है, उसको कैचअप करने के लिए जो साथ में सिस्टम है वो उतने स्पीडी अभी नहीं हुए हैं। और एक मैडम ने जो एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि जो भी फील्ड पे जो काम हो रहे हैं अगर उसको हम इंक्लूसिव वे में करना चाहते हैं तो अगर उसका ब्रॉड बेस किया जाए तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट आया है। लेकिन चलो थोड़ा सा ये डिजिटल उसके साथ नहीं था, बट बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इतने मतलब वैलिड पॉइंट निकल के आया। इसका डिस्कशन का मतलब पर्पस यही था कि हम मतलब एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की हमारी ब्रॉड बेस हो, सबको इसकी का पता चले। तो अब आप में से कोई और भी अगर कुछ और शेयर करना चाहता है तो सर, माय डियर फ्रेंड्स, सबको नेशनल प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हम बेसिकली ब्लैक न्यूज चलाते हैं, जिस तरह से डिजिटल न्यूज या हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं, इस तरह से बातें हो रही थी कि हम कोई न्यूज वायरल कर देते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। बट हम जो न्यूज वायरल करते हैं, चाहे सर वो कोई भी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, चाहे प्रशासन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, विदिन अ सेकंड्स, विदिन अ मिनट्स उन तक पहुंच जाती है। सर, अगर हमने ऐसी कोई गलत न्यूज दिखाई है या कुछ भी है तो उस पर प्रशासन अंकुश लगा सकता है, या जो भी डिपार्टमेंट है वो अंकुश लगा सकता है। ये सर टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि सर अपने घंटों बिगाड़े। सर, रात के अगर 2 बजे भी अगर कोई बंदा फुर्सत में बैठा हुआ है तो अपना मोबाइल खोल लिया सर, उसने न्यूज देख ली, पढ़ ली, जो भी है, और उसे जो इंटरेस्टेड है वो टॉपिक पे वो पढ़ लेता है, देख लेता है। तो सर, हमारे हिसाब से तो सर डिजिटल न्यूज जो भी है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, प्रशासन की ओर से उन्हें और प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं मिलती है वो भी देनी चाहिए, क्योंकि लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने वाला कोई माध्यम है तो आज के दिन में वो डिजिटल मीडिया है। सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं सोहित सर फ्रॉम चैट न्यूज, मैं रिपोर्टर। आज के दिन सभी सीनियर रिपोर्टर्स और सभी कैमरामैन को पत्रकार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदीप जी, मुकेश सर, तुषार भाई, सबने जो रखा है कि डिजिटलाइजेशन आने की वजह से सर काम जितना इजी हुआ है उससे दुगना हमारा हार्ड हुआ है। जैसे सर बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि हमें फैक्स करना पड़ता था, कुरियर करना पड़ता था, लेकिन आज ईमेल हो गया, वो इजीनेस आ गई है। लेकिन उसके ऑपोजिट हम नहीं होते, तो हमारी रिपोर्ट से पहले लोगों की रिपोर्ट पहुंच रही है। सर ने कहा हर गली हर घर में कैमरामैन एक रिपोर्टर है। सर, आज की जमाने में कुछ भी हो जाए, किसी की हेल्प करने की जगह पहले वो फोटो और वीडियो निकाल के पहले वायरल कर देते कि भाई यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ, यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ। सबसे नवंबर 26 को बॉम्बे टेरर अटैक के 10 लाख होने वाले, उसको मैं याद करना चाहूंगा। उस दौरान ये घटना घटी थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कम्प्लीटली शटडाउन कर दिया गया ऑपरेशन ब्लैकआउट के जैसे वो वीकेंड चालू हुआ। तो कारण था कि हम पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे थे, जो हमारा काम था। सारे मीडिया का काम होता है कि A to Z पॉइंट टू पॉइंट पहुंचाए, लेकिन उसका ऑपोजिट ये भी हुआ कि हम हमारी जो ऑपरेशन कर रहे थे उनकी जानकारी टेररिस्ट लोगों को भी पहुंचा रहे थे न्यूज के माध्यम से। तो ये हमारे लिए डिफिकल्टी भी है कि हम हमारा काम करने के बावजूद भी हमें मतलब शटडाउन करना पड़ता है इन द फेवर ऑफ आवर कंट्री, इन द फेवर ऑफ आवर पीपल। लेकिन दूसरा ये है कि यूट्यूब चैनल जो है सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सही है कि सबसे आगे अगर सबसे फास्ट है तो हम है। हमारे लिए भी सर बहुत डिफिकल्ट है। हम न्यूज बनाते हैं, हमारे पहले ऐसा था कि हमारे पास पूरा दिन रहता था सर कि इवनिंग हम 8-9 बजे टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करते थे। अब ऐसा आ गया कि लोगों को सर हमसे ज्यादा उनको जानने की इच्छा उत्सुकता बढ़ गई
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, तो उस पर हमें खड़े उतरना है सर। अगर लोगों की हमसे अपेक्षा है तो हमें उस पर खड़े उतरना, हम जल्द से जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आजकल आप देखोगे सर, संदेश के बड़े बड़े चैनल थे, गुजरात समाचार, वो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ अग्रसर है। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बाहर रखा। संदेश पेपर से संदेश न्यूज चैनल हुआ, गुजरात समाचार से गुजरात GH TV हुआ, तो उनको भी पता है कि डिजिटल आते आते हमें भी अपने आप को अपडेट करना है। तो सर जितना डिजिटलाइजेशन में फायदा हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए हार्डवर्क बढ़ता जा रहा है। हम रिपोर्ट उनको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सर आप ध्यान दें, हमारे दूसरे जो सर थे सीनियर, उन्होंने भी कहा कि एक ऐसा माध्यम बनाए सर कि जिससे हमें प्रशासन की जानकारी जल्द से जल्द मिले और हम उससे भी जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाए। अगर आप हमें 10 मिनट दे रहे हैं तो हम उसको 5 मिनट में पब्लिक तक पहुंचाएंगे। ये हम सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले की जवाबदारी, हमको उस पर खड़े उतरते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब मेरे संज्ञान में नहीं था कि जो इन्होंने मुंबई का वो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि मतलब न्यूज फास्ट है लेकिन उसका इम्प्लीकेशन होने का, नेशनल सिक्योरिटी का इम्प्लीकेशन है। तो चीजों में और भी है, जैसे डिफेमेशन का भी इशू है, जो मेरे अभी इनके बोलने के बाद याद आया कि मतलब किसी न्यूज को एकदम से प्रेजेंट करना और लोगों के बीच पहुंच जाना तो इजी होता है, लेकिन जो उसका सच है झूठ है वो वाला फैसला तो एक कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू होना था, लेकिन वो उस 15-20 मिनट में लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली कि ये सही है या गलत है, लेकिन उसको अंडू करना बहुत एक लंबा प्रोसेस है। फिर वो जैसे कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है वो तो अभी दरकिनार करके लोग उसको सोचते हैं। दिस इज ऑल्सो ए चैलेंज इन डिजिटल मीडिया। तो बहुत अच्छे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो मतलब बड़ी खुशी हो रही है मेरे को ये सारी डिस्कशन सुन के। मेरे को भी आप अलग एक MPO नहीं आते, मतलब मेरी इतनी नॉलेज बढ़ रही है। तो और कोई अगर आप अपना पॉइंट। सर मेरा नाम नीरज जोशी है, सी न्यूज का रिपोर्टर हूँ और मेरा खुद का लोकल चैनल है सिटी न्यूज। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और ये जो सोशल मीडिया का जो चल रहा है उसमें अगर सही न्यूज पहुंचाना है तो उसमें प्रशासन की तरफ से भी हमें थोड़ी सहायता चाहिए कि वो टाइमिंग हमको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचाए। और ये जो साल में एक बार प्रोग्राम होता है, इससे ज्यादा ये हो कि बार बार मीडिया के साथ में प्रशासन का ऐसा वार्तालाप हो तो जिससे ग्राउंड पे सही तरह के जो आपकी योजना है, आपके जो भी चीजें हैं वो हम अच्छी तरह से उन तक पहुंचा पाए। क्योंकि आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको अच्छी अच्छी जानकारी और प्रॉपर टाइम पे जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से कई बार ये चीज छूट जाती है कि जो प्रशासन अच्छे काम कर रहे, कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। तो प्लीज हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन थोड़ा मैं मतलब प्रशासन की तरफ से अपना एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा। मतलब हमें जैसे प्रेस नोट इशू करना होता है, हमारा इंटरव्यू उसकी प्रेस नोट इशू करना, हमें भी इसका अप्रूवल देना पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए जाता है क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं, कई बार हमें मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज को थोड़ा अप्रूवल देने में और उसमें वो टाइम हमारा थोड़ा सा जो टाइम प्रोसेस है उसमें जाता है। अदरवाइज हमारे पास में न्यूज है, हम तो बहुत इधरली करते हैं कि क्योंकि आप दर्पण है वो हमारा और सिटीजन के इंटरफेस में आप बहुत ही एक जैसे कहते हैं मजबूत कड़ी है आप लोग। हम तो चाहते हैं कि आपके जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो जल्दी से जल्दी हो, लेकिन किस लेवल से अप्रूवल हो गया वो नहीं है, उसमें जो प्रोसीजर टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा टाइम जाता है, उसको कम करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मतलब एक इंस्टेंट न्यूज वाला जो आइटम है ना वो प्रशासन की तरफ से थोड़ा कम लगेगा, उसमें रहेगा उतना प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। बट हम फिर भी कोशिश करेंगे, जैसे ये इसमें फुड डिस्कशन में पॉइंट निकल के आया है, इसमें भी प्रेस नोट इशू होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लेट तक बैठ के प्रेस नोट जब फाइनल होता है तो रात को आपको प्रेस नोट मिलता है। तो इसलिए नहीं मिलता कि प्रेस नोट की हमें मतलब हमने रात को बनाया है, प्रेस नोट तो बन गया होगा लेकिन उसमें कुछ करेक्शन होंगे, कुछ किसी ने प्रूव करना हो, कुछ डेटा की गलती होगी, तो वो सब प्रोसीजर से निकलते हुए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। बस मैं इतने अपना पक्ष रखना चाहता था। बाकी तो आप सही कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि अगर जैसी न्यूज आए कि हम भी एकदम से आपको दे दें तो हमारे लिए अच्छा है, बल्कि अल्टीमेटली जो सिटीजन की न्यूज है सिटीजन तक जाएगी तभी उसका कोई रेलेवेंस रहेगा, नहीं तो न्यूज तो फैल खत्म होगी उस टाइम। ठीक है सर, इसमें ये कहना है कि एक बार
कि एफबीएफ की तरफ से एक ग्रुप बनाया जाए, मीडिया ग्रुप, जिसमें आपके तरफ से जो भी प्रोग्राम है उसका हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि एक आज का ही एग्जाम्पल है, ये आज का हमारा ये प्रेस डे का प्रोग्राम है, फिर भी कल तक हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी तरफ से कुछ। ये एक बार की बात नहीं है सर, बहुत टाइम की बात है। आने वाले दिनों में इलेक्शंस, बाकी सारी चीजें हैं जिसमें ये चीज की हमेशा हमें शिकायत रही है कि हमें टाइम पे वो पासेस नहीं मिलते या हम टाइम पे सारी चीजें नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये सारी तकलीफ हमें झेलनी पड़ती है। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हम करेक्ट टाइम पे सारी चीज मिल जाए। इसके लिए तो मैंने बोला कि मैं आपसे सबसे माफी मांगता हूँ, ये बहुत कम आपको समय दिया इसका, क्योंकि हमारा थोड़ा प्लान और तरह का था पैनल डिस्कशन का, लेकिन वो बाद में थोड़ा चेंज हो गया, ओपन डिस्कशन करेंगे। तो मंत्रण बना हुआ था, उसको थोड़ा चेंज करा के फिर वो करने में थोड़ा टाइम लगा। और थोड़ी दिवाली की छुट्टी की वजह से मैं भी छुट्टी पे था लास्ट वीक, ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरी वो लैब्स नहीं है, मैं पूरा हफ्ता छुट्टी पे था। मेरे को मंडे को ही पता चला, मंडे को फिर उसके बाद एक दिन सिलवासा डे होता है, वीरभद्र सर वहां पे होता है। तो फाइनल हमारा वीरभद्र सर ने किया पैनल डिस्कशन और क्या क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा टाइम जाता है कि हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मैंने कुछ करना हो मैं तो वो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस है ना उसमें टाइम थोड़ा इनहेरेंटली टाइम उसमें लगता है, तो वो इस वजह से दिवाली की वजह से ये थोड़ा सा और वो शॉर्ट पीरियड में। लेकिन मैं अभी माफी मांगता हूँ, जब मैं आया था तभी मैंने बोला कि शॉर्ट नोटिस पे हमें आपको बुलाना पड़ा और ये सब अरेंजमेंट शॉर्ट नोटिस पे किया, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ये सब चीजें ग्रुप में है। आज 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे के उपलक्ष्य में हमने दमन एंड दीव के जितने भी हमारे मित्र पत्रकार थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, उनको एक सम्मानित करने के लिए और जो उनका कार्य जो वो रेगुलर कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमने एक यूटी लेवल पे फंक्शन रखा था, जिसमें रिस्पेक्टेड श्री वीरभद्र सर जो सेक्रेटरी है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। और इस साल का जो थीम था नेशनल प्रेस डे का, डिजिटल न्यूज़ के ज़माने में जो चैलेंजेस हैं जो उभर के आ रहे हैं, उसके ऊपर एक ओपन डिस्कशन हुआ जिसमें सब पत्रकार भाइयों ने बड़ा ओपनली और बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज किए उस डिस्कशन के अंदर। तो ये जो नेशनल प्रेस डे है, ये क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये एक प्रेस के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक स्पेशली डे उनके लिए रखा गया है और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया और इतने अच्छे उसमें भी उभर के है जो डिस्कशन हुआ। तो मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की रेगुलर इंटरेक्शन जो है हमें और भी रखनी चाहिए और भी जो इमर्जिंग मुद्दे हैं जो प्रेस के, वो हम एक बार बैठ के डिस्कस करके और हमारी भी उसमें नॉलेज बढ़ती है। और मैं सब पत्रकार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ फील्ड पब्लिसिटी ऑफिस की तरफ से कि वो सब लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपने इतने विचार अच्छे से व्यक्त करके और इस फंक्शन को सफल बनाया। जनमंच सत्यनो आवाज 13 મહિનામાં 17 લાખ વ્યૂઝ મેળવીને દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલનું સ્થાન યથાવત રાખતા દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9281054114। ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है।
ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ અમે હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स
जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नेरोलिक पेंट्स। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। दिल या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું, બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો। સાંભળો છો, દમણ શહેર